हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेवर्स्काई के बारे में। सेवर्स्काई जो है बेसिकली ये कौन था? ये एक रशियन अमेरिकन एविएटर था, यानी कि प्लेन वगैरह जहाज़ वगैरह उड़ाता था। इसके अलावा ये एक इन्वेंटर था, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था, और इसने काफ़ी सारे व्यूज़ दिए हैं एयर पावर के ऊपर कि किस तरीके से अगर एक नेशन जो है वो अपना वर्ल्ड के अंदर डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, अपने आप की सुपरियॉरिटी, अपने आप को प्रॉस्परस बनाना चाहता है, तो उसे फोकस करना चाहिए अपनी एयर पावर बढ़ाने में। जैसे कि हमने पिछले स्कॉलर्स के बारे में स्टडी किया, जैसे हमने माहन के बारे में स्टडी किया जिसने कि सी पावर पे फोकस किया, जिसने कहा कि अगर एक नेशन को प्रॉस्परस होना है तो उसे अपनी सी पावर बढ़ानी पड़ेगी। अब बढ़ानी पड़ेगी, वैसे ही जो सेवर्स्काई है उसने इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया कि अगर एक नेशन को प्रॉस्परस होना है तो उसे अपने एयरक्राफ्ट्स, जो भी उसके पास प्लेन्स हैं, उनकी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, अपना एयर स्पेस को इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा कि कोई भी एनिमी उसके ऊपर अटैक ना कर पाए, और कोई भी वॉर वगैरह हो तो वो अपनी प्लेन्स से, अपने एयर स्पेस से ऐसा हमला करे कि वो एक ही सेकंड में विन कर जाए। तो ये सारा सोच थी सेवर्स्काई की कि हमें किस तरीके से, एक नेशन को किस तरीके से अपने एयर पावर को मजबूत करना चाहिए ताकि वो एक मजबूत स्टैंड ले सके पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा था? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था विक्ट्री थ्रू एयर पावर की, किस तरीके से हम लोग जीत सकते हैं एयर पावर का यूज़ करके, जो कि 1942 में पब्लिश हुई थी, जिसने कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन शेपिंग यूएस मिलिट्री डॉक्ट्राइन। ये ज़माना था वर्ल्ड वार सेकेंड का, जब एयरक्राफ्ट वगैरह का काफ़ी यूज़ किया जाता था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलराइजेशन हुआ था इस चीज़ का कि वाओ एयरक्राफ्ट आ गई, प्लेन आ गई, हवा में उड़ के बॉम्ब मारेंगे, वाओ मज़ा आएगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो व्यूज़ थे उस टाइम पे उभरे एयर पावर के रिलेटेड, तो उनमें से ये सेवर्स्काई का इंपॉर्टेंट व्यूज़ था कि किस तरीके से हम एयर का यूज़ कर सकते हैं अपने आप का वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपने आप का डोमिनेंस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड में। नेक्स्ट आता है महान, जो है इसने एम्फसाइज़ किया, महान ने एम्फसाइज़ किया सी पावर पे, मकिंडर ने एम्फसाइज़ किया लैंड पावर पे, और सेवर्स्काई ने एम्फसाइज़ किया एयर पावर पे कि जो भी मॉडर्न और फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर हम उसे जीतना चाहते हैं तो हमें एम्फसाइज़ करना चाहिए अपनी एयर पावर को मजबूत करने में। नेक्स्ट जो भी इसके मेन पॉइंट्स थे, इसके थॉट्स थे, उसको हम अलग अलग पॉइंट्स में प्रेजेंट करेंगे। हेडिंग डालेंगे सेवर्स्काईज जियो स्ट्रैटेजिक यूज़ इन डिटेल। सबसे पहला व्यू इसका था प्राइमेसी ऑफ एयर पावर, तो इसने लैंड और सी पावर में से सबसे फर्स्ट पोजीशन किसको दी? एयर पावर को। इसके अकॉर्डिंग जो एयर पावर है वो आगे आने वाले सालों में सी पावर और लैंड पावर को सरपास कर जाएगा और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन के निकलेगा अगर एक नेशन को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ानी है और अपनी प्रॉस्पैरिटी डोमिनेंस बढ़ाना है तो। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इसने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो एयरक्राफ्ट होती है ना, उसकी कैसी होती है, अनप्रेसिडेंटेड रीच होती है, यानी कि कहीं पे भी वो आसानी से पहुंच सकता है, कितनी बढ़िया उसकी स्पीड होती है और एकदम आतंक मचा सकती है, वो एकदम डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी होती है एक एयरक्राफ्ट की। सो यही कारण है कि उसने एयरक्राफ्ट वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। नेक्स्ट आता है इसके बाद अ न्यू जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट, कि उसने कहा कि अब जो है ये कोई सिंपल ज़माना नहीं आ गया, अब आ गया है एयर एज, एक ऐसा एज जहाँ पर जोग्राफिकल बैरियर्स बिल्कुल मायने नहीं रखते। देखो पहले क्या होता था, कोई एक कंट्री है, उसके आजू बाजू बॉर्डर्स वगैरह में कोई रिवर आ गई या फिर कोई बहुत एकदम बड़े बड़े से पहाड़ आ गए, तो ऐसा लगता था कि वो जो नेशन है ना वो प्रोटेक्टेड है इन्वेजन से। लेकिन आज एयरप्लेन्स के लिए क्या पहाड़ क्या नदी, वो तो आसानी से आ सकती है, बॉम्ब गिर के जा सकती है, ठीक है। तो यही है सेवर्स्काई का एयर एज, जहाँ पर एयर पावरफुल है रेदर देन सी और एनी लैंड आर्मी। नेक्स्ट आता है अपने पास कंसेप्ट ऑफ एयर एम्पायर। एयर एम्पायर में क्या आता है, उसने एक और टर्म दी। पहले उसने एयर एज समझाया, फिर उसने हमें समझाया कि क्या एयरक्राफ्ट की अहमियत होती है, फिर उसने हमें समझाया कि एयर एम्पावर, जो एयर एम्पायर्स हैं वो क्या होते हैं। तो इसने इंट्रोड्यूस किया है एक आइडियाज़ कि आगे आने वाले भविष्य में जो भी सुपर पावर्स होंगी ना, वो वही होंगी जो कि अपना एक एयर एम्पायर खड़ा कर पाएंगे, अपने इतने बढ़िया प्लेन्स होंगे, उसका इतना ज़्यादा हेजिमनी होगा प्लेन्स वगैरह सेक्टर में, उसकी इतनी बढ़िया एबिलिटी होगी, उसके जो एयरप्लेन्स होंगे उसमें इतनी बढ़िया एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटीज़ होंगी कि सारी की सारी दुनिया डरती होगी, अरे ये तो यूएसए का जहाज़ है, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। सो इसी तरीके से उसने एम्फसाइज़ किया कि जो नेशन अपना एयर एम्पायर क्रिएट कर पाता है, समझ लो उसने अपना एम्पायर क्रिएट कर लिया है वर्ल्ड में। नेक्स्ट आता है अपने पास अगला, स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग। इसमें बेसिकली ये जो भी वर्ड्स वगैरह है ये आप अपने तरफ से रीड कर सकते हो, हम सिर्फ ऊपर का जो मेन बेस है उसको समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग। इसके अंदर सेवर्स्काई एक्सप्लेन करता है
कि हम जो है एयरप्लेन्स का यूज़ कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग करने में। यानी कि हम सिर्फ यूँ नहीं कि जो चीज़ सामने आए हमने उसके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया, ऐसा नहीं। हम प्रॉपर मैप वगैरह करेंगे, मैपिंग करेंगे कि अच्छा ये इस कंट्री है, इस कंट्री का ये इंडस्ट्रियल सेंटर है, यहाँ पर ये इकोनॉमिक सेंटर है, ये सिविलियन सेंटर है, और हम जाके डायरेक्टली उसी के ऊपर बॉम्ब मारेंगे ताकि कंट्री का, उसकी एनिमी का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। सो स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग इज़ ऑल अबाउट कि सेवस्काई जो था उसने एडवोकेट किया कि हमें स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग करनी चाहिए, जहाँ पे हम एनिमी के बिल्कुल इंडस्ट्रियल कोर एरियाज़ के ऊपर डायरेक्टली क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और इसका ये भी फ़ायदा है कि मान लो हमने उसके एक ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर पे बॉम्ब गिर दिया जहाँ पर उसके आर्म्स वगैरह पड़े थे, या बहुत सारे जो है उसके चीज़ों का नुकसान हुआ है, तो उससे क्या होगा, युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसके पास ही रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो फिर वो यूज़ किसका करेगा, उसके सारे बंदूक गोले तो बम में ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से सेवस्काई ने एम्फेसाइज किया कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग से हम जो अपनी एनिमी है उसकी वेज करने की पावर, मतलब जो वॉर लड़ने की पावर है वही ख़त्म कर देंगे। तो और लड़ाई करेगा किसके साथ वो और कैसे करेगा। सो ये था स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग। नेक्स्ट आता है अपने पास डेटरेंस एंड एयर सुपीरियॉरिटी। सो सेवस्काई यही एम्फेसाइज करता है कि एयर सुपीरियॉरिटी होना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वॉर टाइम में नहीं बल्कि सिंपल टाइम में भी, जब कोई वॉर नहीं है, एकदम सिंपल एकदम पीस वाला टाइम है, तो उसमें भी एक नेशन को अपना एयर पावर पे बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे जाके कोई भी जो कंट्री है वो उसके ऊपर युद्ध करने का प्रयास ना करे। इसका एक ये भी एलिमेंट है कि अगर एक कंट्री का पावरफुल एयरफोर्स होता है तो वो एक इंडिकेटर होता है कि अगर तुमने हमसे लड़ाई की तो हम ऐसा रेटिलेट करेंगे, यानी कि ऐसा बदला लेंगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। सो अ पावरफुल एयरफोर्स कुड प्रिवेंट वॉर्स बाय मेकिंग इट क्लियर दैट एनी एग्रेसर वुड फेस डेवास्टेटिंग रेटिलेशन, यानी कि बदला। नेक्स्ट आता है श्रिंकिंग वर्ल्ड। इसके अलावा इसने एक और आइडिया दिया, मतलब इसने कितने सारे आइडिया दिए हैं। पहले उसने एयर एज के बारे में बताया, फिर उसने एयर एम्पायर के बारे में बताया, फिर उसने एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस भी बता दी, फिर उसने बताया कि हम लोग एक नए ज़माने में आ गए हैं, एयर एज के बारे में आ गए हैं जहाँ पर जोग्राफिकल फैक्टर्स बिल्कुल मायने नहीं रखते। उसके अलावा उसने एक और टर्म दी, वो टर्म कौन सी थी, श्रिंकिंग वर्ल्ड। श्रिंकिंग वर्ल्ड में उसने एक्सप्लेन किया कि जो एयर पावर है ना, एयरक्राफ्ट है, इसकी वजह से जो वर्ल्ड है ना वो छोटा हो गया। छोटा मतलब कि पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना टाइम लगता था, लेकिन आज वही चीज़ें जहाँ पर मतलब वही दूरी घंटों में हम लोग तय कर सकते हैं, जिसके लिए पहले हज़ारों दिन लगा करते थे, हज़ारों तो नहीं मतलब महीने और दिन लगा करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आता है दिस ही सेड मेंट दैट कि जो यूएसए है कुड नो लॉन्गर रिलाई ऑन जोग्राफिकल आइसोलेशन टू स्टे आउट। कि पहले क्या होता था कि यूएसए को जो है थोड़ा दूर समझा जाता। अगर हम मैप पे देखें तो यूएसए जो यूएसए है वो थोड़ा दूर है इन कंपैरिजन टू की एरियाज़, उस टाइम पे रशिया ब्रिटेन वगैरह है, ठीक है। तो ऐसा समझा जाता था कि यूएसए जो है अगर वॉर वगैरह होता है तो उसको आर्मी भेजने में, उसको अपनी जो नेवल फोर्सेस से शिप्स वगैरह भेजने में टाइम लगता था, लेकिन विद द कमिंग ऑफ एयरक्राफ्ट यूँ घंटों के अंदर उसका जहाज आके अटैक करके चला जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से श्रिंक हो गया है वर्ल्ड विद द कमिंग ऑफ एयर पावर, ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है पूरा। इसके अलावा अगला एक और व्यू पॉइंट है किसका, सेवस्काई का, कि उसने कहा कि हमें एक इंडिपेंडेंट एयरफोर्स क्रिएट करने की आवश्यकता है। यानी कि जो सेवस्काई है उसने आर्ग्यू किया कि एक नेशन को अपना इंडिपेंडेंट एयरफोर्स क्रिएट करना चाहिए विच इज़ सेपरेट फ्रॉम आर्मी एंड नेवी विद इट्स ओन स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड लीडरशिप। कि उसे आर्मी या नेवी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और प्रॉपर एकदम उसका अलग से बेस होना चाहिए, अलग से चीफ होने चाहिए, अलग से उसका डिपार्टमेंट हेड होना चाहिए, अलग से कर पूरा फोकस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एयरफोर्स होनी चाहिए मेन, बेसिकली सिंपल। सो ही बिलीव दैट एयर पावर वॉज टू इंपॉर्टेंट टू बी ट्रीटेड एज मेयरली सपोर्टिंग ग्राउंड और नेवल ऑपरेशंस। की पहले ऐसा समझा जाता था कि सेवस्काई के व्यूज़ से पहले कि अच्छा ग्राउंड वगैरह आर्मी भेजे तो एक दो प्लेन्स भेज देते हैं, अच्छा नेवी के साथ एक आधी प्लेन भेज देते हैं, लेकिन अब जो है हमें क्या करना है, हमें एयरफोर्स जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल देना है, इंडिपेंडेंट बनाना है और बहुत पावरफुल बनाना है। नेक्स्ट आता है, तो ये इसकी थ्योरी थी जिसमें उसने एम्फसाइज़ किया, इसके व्यूज़ थे कि एयर पावर क्या होता है, एयर एज क्या होता है, इसके अलावा श्रिंकिंग वर्ल्ड क्या होता है, एयर पावर की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से एक नेशन जो है अपनी एयर पावर का यूज़ कर सकता है वॉर्स वगैरह जीतने के लिए। तो ये सारे इसके व्यूज़ थे। नेक्स्ट आता है इसका इन्फ्लुएंस और लेगेसी। तो इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे विक्ट्री थ्रू एयर पावर, कि विक्ट्री ऑफ थ्रू एयर पावर जो कि इसकी किताब थी। सो ये जो इसकी किताब थी विक्ट्री थ्रू एयर पावर, इसमें इसने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है
एयर पावर की इंपॉर्टेंस पे, और इसका इतना प्रभाव पड़ा कि जो भी प्रेसिडेंट वगैरह थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एम्फसाइज़ किया, उनके ऊपर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा वॉल्ट डिज्नी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी सेवर स्काई की बुक के ऊपर, जिसने कि पॉपुलराइज़ किया इम्पोर्टेंस ऑफ एयर पावर को। ठीक है, फिर आता है कि इसके जो आइडियाज़ थे, इससे इन्फ्लुएंस होकर, इससे प्रभावित होकर जो यूएस एयर फोर्स है उसने एक सेपरेट ब्रांच क्रिएट करी 1947 में। इसके अलावा डेवलपमेंट की गई अलग अलग स्ट्रैटेजिक बॉम्बर फ्लीट। सो बेसिकली जो यूएसए है उसने अलग अलग स्ट्रैटेजिक बॉम्बर फ्लीट्स यानी कि ग्रुप ऑफ प्लेन्स वगैरह अरेंज करवाए और उनको प्रॉपर फोकस किया एयरफोर्स को इम्प्रूव करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास इसका क्रिटिसिज्म, कि इसके अंदर सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि इसने जो सेवर स्काई, इसने बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस दिया है एयर पावर के ऊपर। क्रिटिक्स जो हैं यानी कि अपोजिशन करने वाले आर्ग्यू करते हैं कि जो सेवर स्काई है इसने ओवरस्टेट कर दिया है एबिलिटी ऑफ द एयर पावर टू अचीव टोटल विक्ट्री ऑन इट्स ओन, नेगलेक्टिंग ग्राउंड ऑपरेशंस। यानी कि इसने कंप्लीट फोकस, एक देश जीतता है तो वो उसकी सिर्फ एयर पावर की वजह से जीतता है, उसका ये विजन था, लेकिन ये विजन प्रॉपरली करेक्ट भी नहीं हो सकता, बिकॉज तालमेल होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्रॉपर हर एक फोर्सेस के बीच में, चाहे वो एयर फोर्स हो, चाहे वो नेवल फोर्स हो, और चाहे वो आर्मी वगैरह के ग्राउंड ऑपरेशंस क्यों ना हो। नेक्स्ट आता है जो बॉम्बिंग कैंपेन्स करे गए थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर, वाइल डिवास्टेटिंग डिड नॉट सिंगल हैंडेडली ब्रिंग अबाउट विक्ट्री विदाउट सिग्निफिकेंट ग्राउंड ऑपरेशंस। सो ये है कि ग्राउंड ऑपरेशंस को भी हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दूसरा क्रिटिसिज्म आता है टेक्नोलॉजिकल ऑप्टिमिज्म। हिज आइडियाज दे वर बेस्ड ऑन अ हाईली ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ द टेक्नोलॉजी, डिड नॉट फुली एंटिसिपेट काउंटर मेजर्स सच एज improved air defenses like radar, anti-aircraft systems और the rise of a missile technology in the space warfare। किसके अंदर उसने जो है बहुत ज़्यादा हाईली ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखा है, इट इज़ नॉट फुली, कि इसने कहा है कि एक हवाई जहाज जो है, मान लो वो बॉम्ब लेके आया और उसने बॉम्ब गिरा और वो वहाँ से चला गया, ये इसकी थ्योरी है। लेकिन इसने जो है टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं है कि जो कंट्री जो है जिसके ऊपर बॉम्ब गिरा जाएगा, उस कंट्री के पास उसके काउंटर मेजर्स हो सकते हैं। ठीक है, अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इतने सारे मेजर्स अवेलेबल है, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस अवेलेबल है, तो उसको इग्नोर कर दिया गया है किसके द्वारा, सेवर स्काई के द्वारा। नेक्स्ट आता है जो स्पेस वारफेयर है, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, जिसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है किसके द्वारा, सेवर स्काई के द्वारा। नेक्स्ट आता है मॉडर्न रेलेवेंस, क्या है कि सेवर स्काई स्कोर इनसाइड दैट एयर पावर फंडामेंटली चेंजेस जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रिमेन रेलेवेंट टुडे, स्पेशली एज कि जो इसकी पावर है। सो रेलेवेंस है ये कि आज भी नेशन जो है बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है अपनी हर एक ग्राउंड में, एयरफोर्स पे भी एम्फसाइज़ करता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, और आज तो ड्रोन्स वगैरह भी हैं। यूएवीज मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि वो एरियल व्हीकल जो कि स्काई में चलते हैं बिना किसी इंसान के, वो होते हैं यूएवीज। नेक्स्ट आता है हाइपरसोनिक वेपन्स वगैरह हैं, अलग अलग एयरक्राफ्ट वगैरह आ गई हैं। स्पेस का भी यूज़ किया जाता है, सैटेलाइट्स वगैरह का भी यूज़ किया जाता है सर्विलियंस और डिफेंस वगैरह करने के लिए। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नेशनल सिक्योरिटी में। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, सो कंक्लूजन की बात करते हैं। सो अलेक्जेंडर सेवर स्काईज जो जियो स्ट्रेटेजिक विजन है उसका, इट मार्क्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन द मिलिट्री थिंकिंग, एवेलेटिंग एयर पावर टू द फोरफ्रंट ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटजी, यानी कि इसके व्यूज़ की वजह से एयर का पावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ किया। पहले जो मिलिट्री सोचती थी कि सी पर इंपॉर्टेंट होना, पावरफुल होना आवश्यक है, वो अब धीरे धीरे करके एयर फोर्स पे भी फोकस करने लगती है। हिज बिलीव दैट एयर एज मेड ट्रेडिशनल जोग्राफिकल बैरियर ऑब्सोलेट, फोर्स नेशन टू रीथिंक डिफेंस, ऑफेंस एंड डेटरेंस इन द लाइट न्यू लाइट। While some of his ideas they were criticized कि वो बहुत ज़्यादा optimistic हैं, his lasting influence on the Air Force development, strategic bombing doctrines, modern geopolitical analysis remain undisputable। So conclusion में से कोई भी एक या दो लाइन जो आपको सही लगती है आप अपने conclusion में ऐड कर सकते हो, इतना बड़ा conclusion लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सो कंक्लूजन से पहले हम लोग बताएंगे इसका क्या मॉडर्न रेलेवेंस है, कि हाँ भाई नेशंस को भी अपने एयरफोर्स पे फोकस करना चाहिए। और आजकल तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ है, यूएवीज, ड्रोन, सैटेलाइट, स्पेस वगैरह का यूज़ किया जाता है डिफेंस करने में, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक विजन दे दिया किसने, सेवर स्काई ने, कि एयरफोर्स से हम लोग अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके की पॉइंट्स, इसकी थ्योरी के बारे में, और फिर इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन और इसकी बुक। तो ये हमारा टॉपिक डन। अलेक्जेंडर पी दे सेवर स्काई, जो कि कौन था, रशियन अमेरिकन एविएटर इन्वेंटर और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था।